हेलो स्टूडेंट्स, कक्षा 10 की एसएस की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। हमारी पिछली वीडियो में हम लेसन नंबर 17 की चर्चा कर रहे थे। लेसन नंबर 17 मुद्रा से संबंधित था। हमने मुद्रा से संबंधित कई बातों का अध्ययन किया। एक बार पुरानी वीडियो से आपको दोबारा जोड़ने का प्रयास करता हूँ ताकि पुरानी चीज़ें एक बार फिर आपकी मेमोरी में ताज़ा हो जाएंगी। मुद्रा की जब हमने चर्चा की थी अध्याय 17 में, तो हमने सबसे पहले मुद्रा की परिभाषा देखी और हमने देखा कि मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करे। ये एक सामान्य परिभाषा आती है कि मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करे, और मुद्रा का सर्वप्रमुख जो कार्य है वो है विनिमय का माध्यम। यानी विनिमय करना, आदान प्रदान करना, लेन देन करना, ये मुद्रा का कार्य माना जाता है। आज हम मुद्रा को सामान्यतः कागजी मुद्रा या सिक्का मुद्रा के रूप में जानते हैं, लेकिन प्राचीन समय से लेकर वर्तमान समय तक मुद्रा के विकास में काफी बदलाव देखने को मिले। शुरुआत में वस्तु ही थी। वस्तु का विनिमय करने के लिए आदान प्रदान करने का जो माध्यम थी वो वस्तु ही थी, और उस प्रणाली को जो नाम दिया जाता था वो वस्तु विनिमय प्रणाली नाम दिया जाता था। समय बीता, हमने ये भी देखा कि धातु मुद्राओं का आविष्कार हुआ, सोने चांदी की मोहरें स्थापित होने लगी, लेकिन उनमें समस्या ये थी कि उनका स्थानांतरण संभव नहीं था या आसान नहीं था। यानी एक स्थान से दूसरे स्थान पर उन्हें ले जाना बड़ा ही मुश्किल का कार्य हुआ करता था। एग्जाम्पल मान लीजिए, जैसे आपको पहले भी कहा था कि आपकी जेब में 2000 रुपये के सिक्के हों, यानी एक एक रुपए के 2000 सिक्के, और आप उनको अपनी जेबों में भरकर लेकर जाएं तो इतना आसान नहीं होगा उनको ले जाना, उन्हें सुरक्षित रखना। बजाय 2000 का नोट आप आसानी से रख सकते हैं। तो धातु मुद्राओं में यही समस्याएं आने लगी। आखिरकार समय बीता और समय बीतने के साथ पत्र मुद्राओं का प्रचलन हुआ, कागजी मुद्रा शुरू हुई, जो वर्तमान में आज विश्व के तमाम देशों में इस कागजी मुद्रा का ही उपयोग किया जा रहा है। हमने एक बात ये भी देखी थी कि भारत में मुद्राओं का जो निर्गमन करता है वो आरबीआई के द्वारा किया जाता है। आरबीआई अर्थात रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ये भारत का केंद्रीय बैंक है, और यही बैंक होता है जो भारत में मुद्राओं को छापने, बाजार में लाने, उन्हें मान्यता प्रदान करने, ऐसे तमाम कार्य इसी बैंक के द्वारा किए जाते हैं। ये सर्वोपरि बैंक है। बाकी के तमाम बैंक इसके अधीन रहकर कार्य करते हैं। अन्य तमाम बैंक एसबीआई, इलाहाबाद, इंडियन बैंक और तमाम तरह के यूको है, कैनरा है, यस बैंक है, तो तमाम बैंक हैं जो इसके अधीन रहकर कार्य करते हैं। तो सर्वोच्च बैंक जो माना जाता है वो आरबीआई माना जाता है। मुद्राओं से हम आगे बढ़कर बैंक पर पहुंचे थे, और बैंकों के अंतर्गत हमने देखा था कि बैंक क्या है। बैंक की परिभाषा जब हमने पढ़ी थी तो हमने देखा था बैंक एक प्रकार की संस्था है जो वित्तीय मध्यस्थ का कार्य करती है। किसका कार्य करती है? वित्तीय मध्यस्थ का। वित्तीय का आशय होता है धन, और मध्यस्थ का आशय होता है मध्य की भूमिका निभाने वाला। अर्थात धन संबंधी मामलों में मध्य की भूमिका जिसके द्वारा निभाई जाती है उसे
वित्तीय मध्यस्थ कहा जाता है। अर्थात ये जो कार्य करता है वो एक व्यक्ति से धन लेकर दूसरे व्यक्ति को देता है और दूसरे से अधिक राशि वसूल कर पहले वाले व्यक्ति को कम राशि प्रदान कर देता है। तो ऐसी तमाम चीजें हम देख चुके थे हालांकि, मैं सिर्फ शॉर्टली आपको टॉपिक से छोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ और कुछ नहीं। जब हम बैंकों की बात चल रही थी तो बैंकों के कार्य भी हमने देखे थे और बैंकों के कार्यों में 3 कार्य मुख्यतः आए थे हमारे सामने। सबसे पहला आया था जमाएं स्वीकार करना, अर्थात हमारी छोटी छोटी बचत, चाहे मध्यम वर्गीय हो, चाहे निम्न वर्गीय हो, चाहे उच्च वर्गीय हो, प्रत्येक व्यक्ति अपनी राशि को बैंकों में सुरक्षित रखने का प्रयास करता है। उस सुरक्षित राशि को यानी जो व्यक्ति जमा कराता है उस जमा राशि को जमाएं कहा जाता है और ये राशि 3 प्रकार की होती है। चालू खाते की जमाएं हमने देखा था, बचत खाते की जमाएं और स्थायी जमाएं। ये करंट अकाउंट है जिस पर ब्याज नहीं मिलता है, ये मुख्यतः व्यापारियों के लिए होता है। इस पर ब्याज मिलता है और इसमें छोटे मध्यम वर्गीय प्रत्येक व्यक्ति यहाँ पर राशि जमा कराता है और ये स्थायी जमा होती है। एक बार राशि जमा करने के पश्चात एक निश्चित अवधि के बाद ही इस राशि को विड्रॉल किया जाता है, राशि निकाली जाती है। इसके अलावा हमने दूसरा कार्य देखा था ऋण प्रदान करना। बैंकों का दूसरा कार्य था ऋण प्रदान करने का। छोटे वर्ग के लोग, निम्न वर्गीय हो चाहे मध्यम वर्गीय हो या उच्च वर्गीय, प्रत्येक व्यक्ति बैंक से ऋण प्रदान प्राप्त कर सकता है, जिसको हम आमतौर पर अपनी सामान्य भाषा में लोन प्राप्त करना भी कहते हैं। तो ये जानकारी हमने हासिल की और एक और जानकारी थी इसमें अन्य कार्य बैंक। इन कार्यों के अतिरिक्त बीमा किस्तों का निर्धारण, बिलों को जमा करना, इसके अलावा चेक की सुविधा प्रदान करने का भी कार्य करता है। हालांकि मुख्य तो कार्य यही है, लेकिन उसके अलावा भी अन्य छोटे मोटे कार्य भी बैंकों के द्वारा किए जाते हैं। अन्य कार्यों में एक मुख्य आता है चेक की सुविधा प्रदान करना। आज जो हम पढ़ेंगे वो इसी टॉपिक के बारे में जानेंगे। यहाँ तक लाने का उद्देश्य मेरा इतना ही था कि इस टॉपिक से आपको जोड़ दिया जाए, अन्यथा डायरेक्ट अगर शुरू करता तो आप ये सोचते कि कहाँ से टॉपिक की शुरुआत हुई है। बैंकों के कार्यों में एक कार्य आता है चेक और उस चेक से संबंधित ही आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे कि चेक क्या होता है, किस उपयोग में आता है, कौन इसका उपयोग करता है, कौन इसका निर्धारण करता है, आदि तमाम बातों की चर्चा हम इसके माध्यम से करें। देखिए टॉपिक पे चेक। बड़े ध्यान से सुनना पहले तो, उसके बाद मैं लिखूंगा यहाँ पर। चेक एक प्रकार का कागज होता है। चेक एक प्रकार का कागज होता है जो बैंक को यह आदेश देता है कि एक निश्चित राशि का भुगतान एक निश्चित व्यक्ति को किया जाए। ध्यान दीजिए, कुछ बातें आती हैं सामने इसमें कि चेक एक प्रकार का कागज होता है जो बैंक को यह आदेश देता है कि एक निश्चित राशि का भुगतान एक निश्चित व्यक्ति को किया जाए। दो चीजें सामने आती हैं इसके अंतर्गत। एक तो निश्चित राशि का भुगतान की बात आ रही है और दूसरा निश्चित व्यक्ति को भुगतान की बात आ रही है।
यानी व्यक्ति भी निश्चित है तो राशि भी निश्चित। जरा पहले इसको समझें। चेक एक प्रकार का कागज होता है जो बैंक को यह आदेश देता है कि एक निश्चित राशि का भुगतान एक निश्चित व्यक्ति को किया जाए। चेक एक प्रकार का कागज होता है, आप देख सकते हैं, जो बैंक को यह आदेश देता है कि एक निश्चित राशि का भुगतान एक निश्चित व्यक्ति को किया जाए। यानी राशि प्राप्त करने वाला भी निश्चित है और राशि भी निश्चित। होता कैसे, जरा पहले हम चेक के बारे में देख लेते हैं, आगे विस्तार चर्चा करेंगे। ये प्रारूप है चेक का। इस प्रारूप के अंतर्गत आप देख सकते हैं, सबसे पहले तो ऊपर ही ऊपर बैंक का नाम लिखा होता है। जिस भी बैंक का चेक है ये मान सकते हैं कि ये चेक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का है, एसबीआई का चेक है। इस तरह से ये नाम लिखा होता है। यहाँ एक बॉक्स बना हुआ होता है जिसमें तारीख लिखी जाती है। आज 12 अगस्त 2020 ये लिख दिया गया है। उसके बाद यहाँ दो सीधी रेखाएं होती हैं और इन सीधी रेखाओं पर जिस व्यक्ति को चेक दिया जाएगा उसका नाम लिखा होगा। एग्जाम्पल श्री अजय कुमार मेहरा, और यहां उसके नीचे राशि लिखी जाएगी शब्दों में 20,000 रुपए मात्र। यहां एक बॉक्स के अंतर्गत राशि अंकों में लिखी जाएगी, अर्थात शब्दों में और अंकों में दोनों में राशि लिखी जाएगी। इसके बाद यहां पर एक बॉक्स होगा जहां हस्ताक्षर किए जाएंगे और ये हस्ताक्षर उस व्यक्ति के होंगे जो व्यक्ति चेक प्रदान करेगा। मान लीजिए इस प्रकार से किसी राम कुमार नामक व्यक्ति ने यहाँ हस्ताक्षर किए अपने। यहाँ कुछ चेक के नंबर लिखे रहते हैं ऑलरेडी, जिसे हमें नहीं लिखना होता, ये बैंक से ही प्रिंटेड आता है। यहाँ खाता संख्या लिखी होती है। जिस व्यक्ति को खाता
जिस व्यक्ति को चेक प्रदान किया जा रहा है, जिस व्यक्ति के द्वारा, उस व्यक्ति का यहाँ खाता संख्या लिखी होती है और उसके बाद यहाँ दो तिरछी रेखाएं खींची जाती हैं कई बार, और कई बार नहीं खींची जाती। क्या है इस तिरछी रेखाओं का मतलब, वो तो हम बाद में देखेंगे, लेकिन ये है चेक का कुछ प्रारूप। आप देख सकते हैं सबसे पहले बैंक का नाम लिखा होता है यहाँ पर, जो ऑलरेडी प्रिंटेड होता है, हमें प्रिंट नहीं करना होता है, वहीं से आता है। यहाँ तारीख हमें लिखनी होती है, जिस तारीख को चेक जारी किया जाएगा। यहाँ राशि अंकों में, राशि शब्दों में जिसे प्रदान किया जा रहा है चेक, उसका नाम, जो चेक दे रहा है उसका खाता संख्या, और यहाँ हस्ताक्षर होते हैं जो चेक दे रहा है। अब इसको हम इस तरीके से समझ सकते हैं और विस्तार से। आप ध्यान दें, यहाँ जो प्राप्त करता है, प्राप्तकर्ता यानी जो चेक प्राप्त करेगा वो कौन है? अजय। और जो चेक जारी कर रहा है वो कौन है? राम कुमार। देखिए आप, जारीकर्ता के हस्ताक्षर यहाँ हुए राम कुमार के, और प्राप्तकर्ता का नाम यहाँ पर आ गया है। हो सकता है कभी राम कुमार ने अजय से 20,000 रुपए लिए हो, अब वो वापस उठा रहा हो, या राम कुमार ने अजय से कोई वस्तु प्राप्त की हो, उस वस्तु की वो राशि वापस कर रहा है, या ये हो सकता है कि अजय ने राम कुमार के यहाँ कार्य किया हो और राम कुमार उसे वेतन प्रदान कर रहा है, ऐसा कोई भी हो सकता है। यानी राशि जो मिलेगी वो किसे मिलेगी? अजय को मिलेगी, और राशि जो प्रदान करेगा वो राम कुमार करेगा। लेकिन यहाँ राशि कैश में नहीं दी गई है, यहाँ राशि दी गई है चेक के माध्यम से। अब अजय कुमार मेहरा बैंक जाएगा, एक चेक देगा, बैंक कर्मचारी राम कुमार की खाता संख्या से, जो दे रखी है खाता संख्या, उस खाता संख्या से राशि कटौती करेगा, और वो राशि किसे दे दी जाएगी? अजय कुमार मेहरा को प्रदान कर दी जाएगी। समझे इस बात को? आइए जरा विस्तार से और समझें किसी कोई भी। यहां हमने चेक का प्रारूप तो बना लिया, अब जरा चेक के प्रकारों को एक बार देखें और फिर इसको विस्तार से समझेंगे। चेक मुख्यतः दो प्रकार का होता है, एक लेखांकित चेक और दूसरा गैर रेखांकित चेक। एक तो रेखांकित चेक और दूसरा गैर रेखांकित चेक। अब इसका मतलब क्या होता है रेखांकित और गैर रेखांकित का? नाम के अकॉर्डिंगली रेखा अंकित, यानी एक ऐसा चेक जिस पर रेखाएं अंकित की जाती हैं, और गैर रेखांकित जिस पर रेखाएं अंकित नहीं की जाती। अब कौन सी रेखाएं? ये वाली रेखाएं जो मैंने आपको अभी खींचकर बताई थी, आप देख सकते हैं सामने, ये प्लेन चेक है इस तरह से, इस पर दो तिरछी रेखाएं खींची जाती हैं, इस तरह दो तिरछी रेखाएं खींची जाती हैं, और इसमें लिखा होता है अकाउंट पेबल, अर्थात ये जो राशि है अजय कुमार मेहरा को जो राशि मिलेगी 20,000 रुपए, ये अजय को कैश प्राप्त ना होकर ये अजय के अकाउंट में जाएगी।
इसका मतलब है अकाउंट पेबल। और जिसमें तिरछी रेखाएं नहीं खींची जाती उसमें राशि कैश प्राप्त होती है। क्या है मतलब आप समझे और विस्तार से। कई बार क्या होता है कि जैसे राम कुमार की बात करें, राम कुमार ने अजय कुमार मेहरा को चेक तो दे दिया 20,000 रुपए का। अब बाई चांस ये चेक कहीं गिर गया भूलवश किसी भी कारण से, और ये जो चेक है वो किसी तीसरे व्यक्ति विजय को प्राप्त हो गया। ध्यान देना बात को मेरी समझना कि राम कुमार ने अजय को चेक दे दिया बनाकर 20,000 रुपए का। अजय ने उसे अपनी जेब में रख लिया। कागज निकालते समय या किसी भी कारण से वो चेक अजय से गिर गया और वो चेक मिल गया किसको? विजय। अब विजय देखेगा भैया 20,000 का चेक है, विजय बैंक में जाएगा, चेक देगा और राशि प्राप्त कर लेगा। कर्मचारी को थोड़ी पता है कौन अजय है और कौन विजय। और अगर मान लीजिए कभी ऐसा भी संयोग बनता है कि किसी अदर नाम के व्यक्ति अजय को ही चेक मिल गया, क्योंकि एक नाम के कई लोग होते हैं। अजय के नाम ही चेक था, अजय मेहरा के नाम पर, किसी अजय को दूसरे को चेक मिल गया तो वो जाकर भी राशि प्राप्त कर सकता है। तो इसी असुविधा से बचने के लिए ये तिरछी रेखाएं खींची जाती हैं। इन तिरछी रेखाओं का मतलब ये होगा कि ये चेक की जो राशि है वो अजय मेहरा के अकाउंट में ही जाएगी। चेक चाहे किसी को मिल जाए, लेकिन जब तक अजय मेहरा का अकाउंट नंबर मैच नहीं होगा तब तक राशि प्राप्त नहीं होगी। अब वो कैसे, ये भी जरा समझ लीजिए। इसका मतलब क्या है, पहले ये देख लें। ये चेक प्रदान कर दिया गया है, अजय मेहरा को ये चेक मिल गया है। अब अजय मेहरा बैंक जाएगा। कौन से बैंक? राम कुमार का अकाउंट है जिस बैंक में? नहीं, जिस बैंक में अजय मेहरा का अकाउंट है, जिस बैंक में अजय मेहरा का खाता है, अजय मेहरा अपने बैंक में जाएगा। राम कुमार का किस बैंक में अकाउंट है इससे कोई मतलब नहीं है। अजय मेहरा का जिस बैंक में अकाउंट है मतलब उसे उस बैंक में जाएगा। वहां पर जाकर बैंक कर्मचारी को अजय ये चेक देगा। साथ में एक स्लिप लगाई जाती है, विड्रॉल स्लिप, आपने देखा होगा, आप लोग भी जाते हैं बैंक वगैरह। उस स्लिप में अकाउंट नंबर भरना होगा। व्यक्ति उस स्लिप को और चेक को बैंक कर्मचारी को देगा। बैंक कर्मचारी इस नाम को और अकाउंट के अंतर्गत जो उसकी कंप्यूटर में ऐड है अकाउंट नंबर से इस नाम को मैच करेगा। दोनों नाम जब मैच होंगे तो फिर यह राशि उसके अकाउंट में ट्रांसफर कर दी जाएगी। तो ऐसी स्थिति में जो राशि प्राप्त होगी वो राशि किसे प्राप्त होगी? अजय कुमार मेहरा को वो राशि प्राप्त हो जाएगी, यानी अकाउंट पेबल है। अगर ऐसा ना हो तो राशि कोई भी प्राप्त कर सकता है। अब एक चीज और, अकाउंट पेबल है, चेक गिर गया, वही स्थिति दोबारा लौटाते हैं। चेक गिर चुका है और मिल गया विजय को। अब विजय ने देखा बढ़िया 20,000 का चेक है, चलो बैंक। विजय पहुंच गया अपने बैंक में चेक लगाने के लिए। अजय मेहरा के नाम से चेक है और विजय ने अपना अकाउंट नंबर भर के और जमा करा दिया। अब जब बैंक कर्मचारी मैच करेगा कि अकाउंट तो विजय के नाम पर है और चेक अजय के नाम पर है,
तो ऐसे में इस चेक को कैंसिल कर दिया जाएगा और राशि प्राप्त नहीं होगी। तो इस तरह से राशि प्राप्त करने का एक सुरक्षित माध्यम है कौन सा चेक? रेखांकित चेक। ध्यान दें, रेखांकित चेक में कौन कौन सी त्रुटियां होती हैं? सबसे पहले राशि प्राप्तकर्ता का नाम होगा, जो हम लिख चुके हैं, अजय मेहरा। उसके बाद राशि शब्दों में लिखी जाएगी। इसके पश्चात राशि अंकों में लिखी जाती है। चेक जारी करने की दिनांक लिखी जाएगी, जिस दिनांक को चेक जारी हुआ है। इसके अलावा चेक जारी करने वाले के हस्ताक्षर होंगे। इसके अलावा चेक जारी करने वाले की खाता संख्या होगी। ये कुछ चीजें हैं जो रेखांकित चेक पर अंकित होती हैं। और नंबर लास्ट, 2 तिरछी रेखाएं अंकित की जाए। यानी रेखांकित चेक में हमें ये त्रुटियां करनी होती हैं, जबकि गैर रेखांकित चेक भी इसी के समान है। बस अंतर इतना सा आ जाता है कि उसमें 2 तिरछी रेखाएं नहीं खींची जाती, और 2 तिरछी रेखाएं नहीं खींचने का मतलब है कि राशि अकाउंट में ना जाकर राशि कैश प्राप्त होगी। अब आप सोच रहे होंगे कि जब इस चेक के अंतर्गत जोखिम है, बता दूं, इस चेक को लिखने में जोखिम है, क्योंकि अगर गिर गया तो कोई भी व्यक्ति प्राप्त कर लेगा और बैंक से राशि प्राप्त कर सकता है। जबकि ये चेक पूरी तरह से सुरक्षित है। अगर चेक गिर भी गया तो राशि किसी तीसरे व्यक्ति को प्राप्त नहीं होगी। तो जब ये चेक लिखना जोखिम है, इसमें रिस्क है, तो फिर इस चेक को क्यों लिखा जाता है? इसका भी एक कारण है कि कई व्यक्ति ऐसे होते हैं जिनका बैंक में अकाउंट नहीं है, या कुछ व्यक्ति ऐसे भी होते हैं जिन्हें राशि तुरंत चाहिए, बिल्कुल हाथ की हाथ इमरजेंसी है, क्योंकि इस चेक को पूरा होने में 24 से लेकर 72 घंटों का समय लग सकता है। यानी इस चेक की राशि आपके अकाउंट में आने में 24 से लेकर 72 घंटों तक का समय लग सकता है। जबकि यहाँ पर राशि तुरंत प्राप्त होती है। व्यक्ति काउंटर पर जाएगा, चेक देगा, राशि प्राप्त करेगा। तो यदि कभी इमरजेंसी है, राशि तुरंत प्राप्त करनी है, या व्यक्ति का अकाउंट नहीं है बैंक में, तब ऐसे चेक को लिखा जाता है। तो ये 2 प्रकार के चेक होते हैं हमारे सामने, एक रेखांकित चेक और दूसरा है गैर रेखांकित चेक। जहां रेखांकित चेक लिखना सुरक्षित होता है, तो वहीं गैर रेखांकित चेक लिखना जोखिम भरा हो सकता है। तो आज हमने चेक से संबंधित बातों का अध्ययन किया। मुद्राओं वाले लेसन के अंतर्गत अभी कुछ और भी बाकी है। उम्मीद करता हूं आज का ये टॉपिक चेक संबंधित बात समझ में आई होगी। आपके लिए इस ईयर ये क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण है, बोर्ड परीक्षाओं में आने की संभावना है, इसलिए बेहतर तरीके से तैयारी कीजिए। एक दूसरी बात, आप लोगों से बोल दूं, बार बार कुछ स्टूडेंट्स, सभी नहीं, कुछ एक प्रश्न कर रहे हैं कि या तो शायद वो ज़्यादा समझदार हैं या समझदार बनने का नाटक कर रहे हैं, कुछ भी कह सकते हैं, हो सकता है मेरी बातें आपको कड़वी लगे। कुछ स्टूडेंट बार बार ये सवाल करते हैं कि सर होमवर्क PDF का किया जाए या वीडियो का किया जाए। तो इतनी कॉमन सेंस, इतना नॉलेज आपको होना चाहिए कि वीडियो का होमवर्क कैसे करोगे,
होमवर्क जो किया जा रहा है जाएगा वो ओनली पीडीएफ का किया जाएगा, चाहे आपको पीडीएफ 2 दिन में मिल रही है, 4 दिन में मिल रही है, जब भी पीडीएफ मिले सिर्फ होमवर्क पीडीएफ का करें। वीडियो का कोई होमवर्क होगा ही कैसे? आप कैसे करोगे इसको होमवर्क को? क्या ये सभी बातें लिखते रहोगे क्या? तो थोड़ा सा समझदारी लेकर आए, मैच्योर स्टूडेंट्स हैं, इसलिए होमवर्क जो किया जाएगा वो ओनली पीडीएफ का किया जाएगा, वीडियो का कोई पीडीएफ नहीं है। मैं पहले भी आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर दे चुका हूं कि वीडियो का कोई होमवर्क नहीं होगा, होमवर्क सिर्फ पीडीएफ का ही किया जाएगा। तो इसलिए इस बात का ध्यान रखें और जब भी पीडीएफ भेजी जाए उसका होमवर्क करें। चाहे वो पीडीएफ आपको 10 दिन में ही ना मिले, लेकिन चाहे 10 दिन में मिले तो एक मिले तो एक का पीडीएफ करें। जो रोजाना होमवर्क की कोई आवश्यकता नहीं है, हमें सिर्फ नॉलेज प्राप्त करनी है, सीखना है, पढ़ना है, उन चीजों को समझना है। तो ऐसी स्थिति में ये ध्यान रखें आप होमवर्क पीडीएफ पर करें, वीडियो का कोई होमवर्क नहीं होगा। आगामी टॉपिक के लिए अगले वीडियो की चर्चा करेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।